अध्याय 9 असामान्य के बीच असामान्य। एनेस्थीसिया ने जोर पकड़ लिया और जब तक मैं अपने अतीत के एक दृश्य में नहीं पहुंच गया, मुझे लगा कि मैं पीछे की ओर घूम रहा हूं। हम रात के सन्नाटे में जंगल में घूम रहे थे। हमारा आंदोलन गुपचुप और मौन था, लेकिन तेज था, होना ही था। अधिकांश समय लड़ाई वही जीतता है जो पहले मारता है। हमने एक दर्रे से होकर गुजरा, ट्रिपल कैनोपी जंगल में ऊंचे महोगनी पेड़ों के एक घने स्टैंड के नीचे आश्रय लिया और रात्रि दृष्टि चश्मे के माध्यम से अपने लक्ष्य पर नजर रखी। सूरज की रोशनी के बिना भी उष्णकटिबंधीय गर्मी तीव्र थी और पसीना मेरे चेहरे के किनारे से खिड़की के शीशे पर ओस की बूंदों की तरह बह रहा था। मैं 27 साल का था और मेरी दस्ता और रेम्बो बुखार के सपने बकवास के रूप में सच हो गए थे। मैंने 2 बार पलकें झपकाई, सांस छोड़ी और ओआईसी के संकेत पर गोली चला दी। मेरा पूरा शरीर M60 की लय से गूंज उठा, जो एक बेल्ट फेड मशीन गन है जो प्रति मिनट 500 से 650 राउंड फायरिंग करती है। जैसे ही एक सौगोल बेल्ट ने ग्रोलिंग मशीन को खिलाया और बैरल से भड़क गया, एड्रेनालाइन ने मेरे रक्त प्रवाह में बाढ़ ला दी और मेरे मस्तिष्क को संतृप्त कर दिया। मेरा ध्यान कम हो गया। वहाँ मेरे हथियार और उस लक्ष्य के अलावा और कुछ नहीं था जिसे मैं बिना किसी माफी के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। यह 2002 था। मैं बर्ड एस से नया निकला था और एक पूर्णकालिक नेवी सील के रूप में मैं अब आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे फिट और घातक योद्धाओं में से एक और जीवित सबसे कठिन व्यक्तियों में से एक था, या ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन यह मेरे अल्ट्रा रैबिट होल में उतरने से कई साल पहले की बात है। 11 सितंबर अमेरिकी सामूहिक चेतना में अभी भी एक ताजा गहरा घाव था और इसके प्रभाव ने हम जैसे लोगों के लिए सब कुछ बदल दिया। युद्ध अब मन की वह पौराणिक अवस्था नहीं रही जिसकी हम आकांक्षा करते थे। यह अफगानिस्तान के पहाड़ों, गांवों और शहरों में वास्तविक और चालू था। इस बीच हम लड़ाई में शामिल होने की उम्मीद में, आदेशों की प्रतीक्षा में मलेशिया को चोदने में फंस गए थे और हमने इसी तरह प्रशिक्षण लिया। BUD-S के बाद मैं सील योग्यता प्रशिक्षण में चला गया, जहां मैंने आधिकारिक तौर पर काम किया। अपनी पहली पलटन में उतरने से पहले अपना त्रिशूल अर्जित कर लिया। मलेशिया में जंगल युद्ध अभ्यास के साथ प्रशिक्षण जारी रहा। हम मंडराते हेलीकॉप्टरों से ऊपर नीचे तेजी से उछल कूद करने लगे। कुछ लोगों को स्निपर्स के रूप में प्रशिक्षित किया गया था और चूंकि मैं यूनिट में सबसे बड़ा आदमी था, तब तक मेरा वजन 250 पाउंड तक पहुंच गया था। मैंने सुअर को ले जाने का काम किया, जो M60 का उपनाम था क्योंकि इसकी आवाज घुरघुराहट की तरह थी। एक खलिहान सुअर। एक्सिक्यूटिव ग्रेजुएशन। मेरी छाती में त्रिशूल से घोंपे गए खून के धब्बों पर ध्यान दें। अधिकांश लोग सुअर विवर्ण से डरते थे, लेकिन मैं उस बंदूक का दीवाना था। अकेले हथियार 20 पाउंड का था और 100 राउंड की प्रत्येक बेल्ट का वजन 7 पाउंड था। मैं उनमें से 6 से 7 एक बंदूक पर, 4 मेरी कमर पर और एक मेरे रुकसैक पर बंधी थैली में हथियार और मेरा 50 पाउंड ले गया। हम जहां भी गए हंगामा मचा दिया और उम्मीद की गई कि हम बाकी सभी लोगों की तरह ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। हम लड़ते हुए प्रशिक्षण लेते हैं और सच्ची लड़ाई की नकल करने के लिए बारूद का जीवित रहना आवश्यक है, ताकि हम सील युद्ध के सिद्धांत को पूरा कर सकें। गोली मारो, हटो, संवाद करो। इसका मतलब बैरल विवेक को बिंदु पर रखना था। हम अपने हथियार को कहीं भी फैलने नहीं दे सकते थे। इस तरह से दोस्ताना आग की घटनाएं होती हैं, और यह जानने के लिए कि आप हर समय अपने साथियों के स्थान के संबंध में कहां लक्ष्य कर रहे हैं, विशेष रूप से स्वर से लैस होने पर, महान मांसपेशी अनुशासन और विस्तार पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
सुरक्षा के उच्च मानक बनाए रखना और ड्यूटी कॉल के समय लक्ष्य पर घातक बल पहुंचाना ही एक औसत सील को एक अच्छा ऑपरेटर बनाता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि एक बार जब आप सील बन जाते हैं तो आप हमेशा उसी घेरे में रहते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। मुझे जल्दी ही पता चल गया कि हमें लगातार आंका जा रहा है और जैसे ही मैं असुरक्षित हुआ, चाहे मैं अभी भी एक नया लड़का या एक अनुभवी ऑपरेटर था, मैं बाहर हो जाऊंगा। मैं अपनी पहली पलटन में 3 नए लोगों में से एक था और उनमें से एक को अपनी बंदूक छीननी पड़ी क्योंकि वह बहुत असुरक्षित था। 10 दिनों तक हम मलेशियाई जंगल में घूमते रहे, झूले में सोते रहे, डगआउट में पैडल मारते रहे, पूरे दिन और रात अपने हथियार लेकर चलते रहे और वह पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल की तरह झाड़ू ढोने में फंसा रहा। फिर भी वह इसे हैक नहीं कर सका और बूट हो गया। उस पहली पलटन में हमारे अधिकारियों ने सभी को ईमानदार रखा और इसके लिए मैं उनका सम्मान करता था। डाना डी कोस्टर ने हाल ही में मुझसे कहा, लड़ाई में कोई भी रेम्बो नहीं बन जाता। डाना सील टीम 5 के साथ मेरी पहली पलटन में दूसरे स्थान पर था। इन दिनों वह बर्ड एस में परिचालन निदेशक हैं। हम खुद को कड़ी मेहनत करते हैं ताकि जब गोलियां उड़ने लगें तो हम वास्तव में अच्छे प्रशिक्षण पर वापस आ जाएं। और यह महत्वपूर्ण है कि जिस बिंदु पर हम पीछे गिरते हैं वह इतना ऊंचा हो, हम जानते हैं कि हम दुश्मन से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हो सकता है कि हम रेम्बो न बने, लेकिन हम बहुत करीब होंगे। बहुत से लोग सील द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियारों और गोलीबारी से आकर्षित होते हैं और उनमें शामिल होते हैं, लेकिन यह कभी भी मेरे काम का पसंदीदा हिस्सा नहीं था। मैं इसमें बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने खुद से युद्ध करना पसंद किया। मैं मजबूत शारीरिक प्रशिक्षण के बारे में बात कर रहा हूँ और मेरी पहली पलटन ने भी इसे पूरा किया। हम ज्यादातर सुबह काम से पहले लंबी दौड़ तैरना दौड़ने जाते थे। हम दोनों ही मीलों तक नहीं पहुंच रहे थे। हम प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और हमारे अधिकारी आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे थे। हमारा ओआईसी और डाना, उनका दूसरा, पूरे प्लाटून में सर्वश्रेष्ठ एथलीटों में से 2 थे और मेरे प्लाटून चीफ क्रिस बेक, जो अब क्रिस्टिन बेक के नाम से जाने जाते हैं और सबसे प्रसिद्ध ट्रांस में से एक हैं। ट्विटर पर महिलाएं होने के बारे में बात करें केवल एक सख्त मादरचोद भी था। यह हास्यास्पद है, दाना ने कहा। ओआईसी और मैंने कभी भी पीटी पर हमारे दर्शन के बारे में बात नहीं की। हमने अभी प्रतिस्पर्धा की है। मैं उसे हराना चाहता था और वह मुझे हराना चाहता था और इससे लोग बात करने लगे कि इसके बाद हमें कितनी मुश्किल हो रही है। मेरे मन में कभी कोई संदेह नहीं था कि दाना अपने रॉकर से बाहर था। मुझे याद है कि इंडोनेशिया के लिए रवाना होने से पहले गुआम, मलेशिया, थाईलैंड और कोरिया में रुकने के साथ हमने सैन क्लेमेंटे द्वीप के पास कई प्रशिक्षण गोता लगाए थे। दाना मेरा तैराकी मित्र था और एक सुबह उसने मुझे बिना वेटसूट के 55 डिग्री पानी में प्रशिक्षण गोता लगाने की चुनौती दी, क्योंकि सील्स के पूर्ववर्तियों ने ऐसा तब किया था जब उन्होंने प्रसिद्ध डी-डे के लिए नॉर्मंडी में समुद्र तटों को तैयार किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आक्रमण। उन्होंने कहा, आइए पुराने स्कूल में जाएं और अपने गोता लगाने वाले चाकू से शॉर्ट्स में गोता लगाएं। उसकी वह पशुवत मानसिकता थी जिस पर मैं पला बैठा था और मैं उस चुनौती से पीछे हटने वाला नहीं था। हमने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में एक साथ तैराकी की और कबूतरबाजी की, जहां हमने मलेशिया में विशिष्ट सैन्य इकाइयों को प्रशिक्षित किया और थाई नेवी सील्स के कौशल को निखारा। मेंढकों का दल जिन्होंने 2018 की गर्मियों में गुफा में फुटबॉल के बच्चों को बचाया था, वे एक के साथ जुड़े हुए थे दक्षिण थाईलैंड में इस्लामी विद्रोह। हम जहां भी तैनात हुए, मुझे वे पीटी सुबह सबसे ज्यादा पसंद आई। बहुत जल्द उस पलटन का हर आदमी हर किसी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहा था, लेकिन मैंने कितनी भी कोशिश की,
मैं हमारे 2 अधिकारियों को नहीं पकड़ सका और आमतौर पर तीसरे स्थान पर आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ा, यह महत्वपूर्ण नहीं था कि कौन जीता, क्योंकि हर कोई लगभग हर दिन व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा था और यही बात मेरे साथ रही। एक प्रतिस्पर्धी माहौल की शक्ति एक संपूर्ण पलटन की प्रतिबद्धता और उपलब्धि को बढ़ाती है। जब मैंने BUD/S के लिए क्लास ली थी तो यह बिल्कुल वैसा ही माहौल था जिसका मैं सपना देख रहा था। हम सभी सील लोकाचार को जी रहे थे और मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सका कि लड़ाई में शामिल होने के बाद यह हमें व्यक्तिगत रूप से और एक इकाई के रूप में कहां ले गया। लेकिन चूंकि अफगानिस्तान में युद्ध छिड़ गया था, हम बस यही कर सकते थे कि चुपचाप बैठे रहें और आशा करें कि हमारा नंबर आएगा। जब हमने एक साथ इराक पर आक्रमण देखा तो हम कोरियाई गेंदबाजी गली में थे। यह नरक के समान निराशाजनक था। हम ऐसे अवसर के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। हमारी नींव उस सभी पीटी के साथ मजबूत की गई थी और मजबूत हथियारों और सामरिक प्रशिक्षण से भरी हुई थी। हम एक घातक इकाई बन जाएंगे जो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कार्रवाई का हिस्सा और यह तथ्य कि हमें फिर से पारित कर दिया गया ने हम सभी को नाराज कर दिया। इसलिए हम हर सुबह इसे एक दूसरे पर निकालते थे। हमने दुनिया भर में जिन ठिकानों का दौरा किया, वहां नेवी सील्स के साथ रॉक स्टार की तरह व्यवहार किया गया और कुछ लोगों ने इसी तरह पार्टी की। वास्तव में अधिकांश सील्स ने बड़ी रातों में अपने हिस्से का आनंद लिया, लेकिन मैंने नहीं। मैं संयमी जीवन शैली अपनाकर सील्स में शामिल हो गया था और मुझे लगा कि रात में मेरा काम आराम करना, तरोताजा होना और अपने शरीर और दिमाग को अगले दिन फिर से युद्ध के लिए तैयार करना है। मैं हमेशा मिशन के लिए तैयार था और मेरे रवैये ने कुछ लोगों से सम्मान अर्जित किया, लेकिन हमारे OIC ने मुझे थोड़ा आगे बढ़ने और लड़कों में से एक बनने के लिए प्रभावित करने की कोशिश की। हमारे OIC के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान था। उन्होंने नौसेना अकादमी और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। वह स्पष्ट रूप से चतुर, एक स्टड एथलीट और एक महान नेता था जो देवगिरी पर एक प्रतिष्ठित स्थान का दावा करने की राह पर था, इसलिए उसकी राय मेरे लिए मायने रखती थी। यह हम सभी के लिए मायने रखता है, क्योंकि वह हमारा मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार था और उन मूल्यांकनों का एक तरीका है कि आप पर नजर रखें और आगे चलकर आपके सैन्य करियर को प्रभावित करें। कागज पर मेरा पहला मूल्यांकन ठोस था। वह मेरे कौशल और संपूर्ण प्रयास से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऑफ द रिकॉर्ड ज्ञान भी छोड़ दिया। आप जानते हैं, गोगिंस, उन्होंने कहा, यदि आप लोगों के साथ अधिक समय बिताएंगे तो आप काम को थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। तभी मैं मैदान में काम करने, लड़कों के साथ घूमने, उनकी कहानियां सुनने के बारे में सबसे अधिक सीखता हूँ। समूह का हिस्सा बनना महत्वपूर्ण है। उनके शब्द एक वास्तविकता की जांच थे जो आहत करने वाले थे। जाहिर है OIC और शायद कुछ अन्य लोगों ने सोचा कि मैं थोड़ा अलग हूँ। बेशक मैं था। मैं कुछ नहीं चोदने से आया हूँ। मुझे नौसेना अकादमी में भर्ती नहीं किया गया। मुझे यह भी नहीं पता था कि कैम्ब्रिज कहाँ है। मेरा पालन पोषण तालाबों के आसपास नहीं हुआ। मुझे खुद को तैरना सिखाना पड़ा। भाड़ में जाओ, मुझे सील भी नहीं बनना चाहिए था, लेकिन मैंने इसे बनाया और मैंने सोचा वह मुझे समूह का हिस्सा बनाया। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं टीमों का हिस्सा था, भाईचारे का नहीं। मुझे अपनी महत्ता साबित करने के लिए घंटों बाहर जाना पड़ा और लोगों से मिलना जुलना पड़ा। मेरे जैसे अंतर्मुखी व्यक्ति के लिए यह एक बड़ा प्रश्न था। भाड़ में जाओ। मैं अपने गहन समर्पण के कारण उस पलटन में पहुंच गया था और मैं वहां पहुंचने वाला नहीं था। कम होना।
जब रात में लोग बाहर थे तो मैं रणनीति, हथियार और युद्ध के बारे में पढ़ रहा था। मैं एक सतत विद्यार्थी था। मेरे मन में मैं उन अवसरों के लिए प्रशिक्षण ले रहा था जो अभी तक अस्तित्व में ही नहीं थे। उस समय आप अपनी दूसरी पलटन पूरी करने के बाद तक देवगिरी में शामिल होने के लिए स्क्रीनिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं पहले से ही उस अवसर के लिए तैयारी कर रहा था और मैंने उनके अलिखित नियमों के अनुरूप होने के लिए समझौता करने से इनकार कर दिया। देवगिरी और सेना की डेल्टा फोर्स को सर्वश्रेष्ठ विशेष अभियानों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उन्हें ओसामा बिन लादेन छापे की तरह भाला मिशनों की टिप मिलती है और उस बिंदु से मैंने फैसला किया कि मैं केवल एक वेनिला नेवी सील बनकर संतुष्ट नहीं हो सकता। हाँ, हम सभी आम नागरिकों की तुलना में असामान्य, कठोर मादरचोद थे, लेकिन अब मैंने देखा कि मैं असामान्य लोगों के बीच भी असामान्य था, और अगर मैं ऐसा ही था तो फिर यही हुआ। मैं अपने आप को और भी अधिक अलग कर सकता हूँ। उस मूल्यांकन के कुछ ही समय बाद मैंने पहली बार सुबह की दौड़ जीती। मैं अंतिम आधे मील में डाना और ओआईसी से आगे निकल गया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्लाटून का काम 2 साल तक चलता है और हमारी तैनाती के अंत तक अधिकांश लोग अपनी अगली प्लाटून से निपटने से पहले थोड़ी राहत के लिए तैयार थे। जिन युद्धों में हम शामिल थे, उन्हें देखते हुए उन्हें युद्ध में ले जाने की लगभग गारंटी थी। मैं ब्रेक नहीं चाहता था या इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि असामान्य में से असामान्य लोग ब्रेक नहीं लेते। अपने पहले मूल्यांकन के बाद मैंने सेना की अन्य शाखाओं, तटरक्षक शामिल नहीं, का अध्ययन करना शुरू किया और उनके विशेष बलों के बारे में पढ़ा। नेवी सील्स यह सोचना पसंद करते हैं कि हम उनमें से सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन मैं खुद देखना चाहता था। मुझे संदेह था कि सभी शाखाओं ने कुछ ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया है जो सबसे खराब वातावरण में भी खड़े रहे। मैं उन लोगों को ढूंढने और उनके साथ प्रशिक्षण लेने की तलाश में था, क्योंकि मैं जानता था कि वे मुझे बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने पढ़ा था कि आर्मी रेंजर स्कूल को पूरी सेना में सबसे अच्छे, यदि सर्वश्रेष्ठ नहीं तो नेतृत्व स्कूलों में से एक के रूप में जाना जाता था। इसलिए अपनी पहली पलटन के दौरान मैंने अपने ओआईसी के पास जाने की मंजूरी पाने की उम्मीद में 7 चिटें रखी तैनाती के बीच आर्मी रेंजर स्कूल में। मैंने उससे कहा मैं और अधिक ज्ञान अर्जित करना चाहता था और एक विशेष ऑपरेटर के रूप में और अधिक कुशल बनना चाहता था। चिट्स विशेष अनुरोध हैं और मेरे पहले 6 को नजरअंदाज कर दिया गया। आखिरकार मैं एक नया लड़का था और कुछ लोगों ने सोचा कि मेरा ध्यान खतरनाक सेना में भटकने के बजाय नौसेना विशेष युद्ध में ही केंद्रित रहना चाहिए। लेकिन इसके बाद मैंने अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की। अपनी पहली पलटन में 2 साल की सेवा की और मेरा 7वां अनुरोध सील 3-5 के प्रभारी सीओ के पास गया। जब उन्होंने हस्ताक्षर किए तो मैं अंदर था। गॉगिन्स, मेरे ओआईसी ने मुझे खुशखबरी देने के बाद कहा, आप उस प्रकार के कमीने हैं जो चाहते हैं कि आप एक युद्धबंदी बने, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या आपके पास टिके रहने के लिए आवश्यक चीजें हैं। वह मेरे ऊपर था। वह जानता था कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति बन रहा हूँ, उस प्रकार का व्यक्ति जो खुद को 9वीं डिग्री तक चुनौती देने को तैयार है। हमने हाथ मिलाया। ओआईसी देवगिरी के लिए रवाना हो गया था और संभावना थी कि हम जल्द ही वहां मिलेंगे। उन्होंने मुझे बताया कि 2 चल रहे युद्धों के साथ पहली बार देवगिरी ने अपनी पहली पलटन के लोगों को शामिल करने के लिए अपनी भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। हमेशा अधिक की खोज करने और अपने मन और शरीर को उन अवसरों के लिए तैयार करने के लिए जो अभी तक अस्तित्व में नहीं थे। मैं वेस्ट कोस्ट के उन मुट्ठी भर लोगों में से एक था जिन्हें देवगिरी के प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रीन टीम के लिए स्क्रीनिंग के लिए सील 3-5 ब्रास द्वारा अनुमोदित किया गया था। आर्मी रेंजर स्कूल के लिए निकलने से ठीक पहले
ग्रीन टीम स्क्रीनिंग प्रक्रिया 2 दिनों तक चलती है। पहला दिन शारीरिक फिटनेस भाग है, जिसमें 3 मील की दौड़, 1200 मीटर की तैराकी, 3 मिनट की सिटअप और पुशअप और पुलअप का अधिकतम सेट शामिल है। मैंने सभी को धूम्रपान किया, क्योंकि मेरी पहली पलटन ने मुझे बहुत मजबूत तैराक और बेहतर धावक बना दिया था। दूसरे दिन साक्षात्कार था, जो एक पूछताछ की तरह था। मेरी स्क्रीनिंग क्लास के 18 लोगों में से केवल 3 लोगों को ग्रीन टीम के लिए मंजूरी दी गई थी। मैं उनमें से एक था, जिसका सैद्धांतिक अर्थ यह था कि मेरी दूसरी पलटन के बाद मैं देवगिरी में शामिल होने के एक कदम और करीब पहुंच जाऊंगा। मैं मुश्किल से इंतजार कर सका। यह दिसंबर 2003 था और जैसा कि कल्पना की गई थी, मेरा विशेष बल कैरियर हाइपरस्पेस में बढ़ रहा था, क्योंकि मैं खुद को सबसे असामान्य मदरफकर्स साबित करता रहा और वह वन वॉरियर बनने की राह पर रहा। कुछ सप्ताह बाद मैं आर्मी रेंजर स्कूल के लिए फोर्ट बेनिंग, जॉर्जिया पहुंचा। यह दिसंबर की शुरुआत थी और 308 पुरुषों की कक्षा में एकमात्र नेवी जवान के रूप में प्रशिक्षकों द्वारा मेरा स्वागत संदेह के साथ किया गया, क्योंकि मेरी कक्षा से कुछ कक्षा पहले कुछ नेवी सील ने प्रशिक्षण के बीच में ही नौकरी छोड़ दी थी। उस समय वे सजा के तौर पर नेवी सील्स को रेंजर स्कूल भेजते थे, इसलिए हो सकता है कि वे सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि न हो। मैं जाने के लिए विनती कर रहा था, लेकिन प्रशिक्षकों को अभी तक यह नहीं पता था। उन्होंने सोचा कि मैं सिर्फ एक और अहंकारी स्पेशल ऑप्स आदमी था। कुछ ही घंटों में उन्होंने मेरी और बाकी सभी की वर्दी और प्रतिष्ठा छीन ली। वैसा ही दिखता था। अधिकारियों ने अपनी रैंक खो दी और मेरे जैसे विशेष बल के योद्धाओं के पास साबित करने के लिए बहुत कुछ नहीं रह गया। पहले दिन हम 3 कंपनियों में विभाजित हो गए और मुझे ब्रावो कंपनी का पहला सार्जेंट इन कमांड नियुक्त किया गया। मुझे नौकरी इसलिए मिली क्योंकि मूल प्रथम सार्जेंट को पुलअप बार पर एक बीट डाउन के बाद रेंजर क्रीड का पाठ करने के लिए कहा गया था, और वह इतना थक गया था कि उसने इसे गड़बड़ कर दिया। रेंजर्स के लिए उनका धर्म ही सब कुछ है। हमारे रेंजर इंस्ट्रक्टर RI जब ब्रावो कंपनी का जायजा ले रहे थे तो वह क्रोधित थे। हम सभी एकाग्र हो गए। मुझे नहीं पता कि आप कहाँ सोचते हैं कि आप लोग कहाँ हैं, लेकिन अगर आप रेंजर्स बनने की उम्मीद करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे पंथ को जाने। उसकी नजरों ने मुझे ढूंढ लिया। मैं इस तथ्य को जानता हूँ कि यहाँ की पुरानी नौसेना रेंजर पंथ को नहीं जानती है। मैं कई महीनों से इसका अध्ययन कर रहा था और सिर के बल खड़े होकर भी इसका पाठ कर सकता था। प्रभाव के लिए मैंने अपना गला साफ किया और जोर से बोला, यह स्वीकार करते हुए कि मैंने एक रेंजर के रूप में स्वेच्छा से काम किया है, अपने चुने हुए पेशे के खतरों को पूरी तरह से जानते हुए। मैं हमेशा रेंजर्स की प्रतिष्ठा, सम्मान और उच्च भावना को बनाए रखने का प्रयास करूंगा। बहुत आश्चर्य की बात है। उसने मेरी बात काटने की कोशिश की, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि एक रेंजर एक अधिक विशिष्ट सैनिक है जो भूमि, समुद्र या वायु द्वारा युद्ध के अंतिम छोर पर पहुंचता है, मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूं कि एक रेंजर के रूप में मेरा देश मुझसे आगे, तेजी से आगे बढ़ने और कठिन लड़ाई लड़ने की उम्मीद करता है। कोई अन्य सोल्जर? RI ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन इस बार वह मेरे रास्ते से बाहर रहा। मैं अपने साथियों को कभी निराश नहीं करूंगा। मैं हमेशा अपने आप को मानसिक रूप से सतर्क, शारीरिक रूप से मजबूत और नैतिक रूप से सीधा रखूंगा, और जो भी कार्य होगा मैं अपने हिस्से से अधिक काम संभालूंगा, 100%। और फिर कुछ, मैं पूरी बहादुरी से दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं एक विशेष रूप से चयनित और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सैनिक हूँ। वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति मेरा शिष्टाचार,
पहनावे की साफ सफाई और उपकरणों की देखभाल दूसरों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बनेगी। मैं ऊर्जावान होकर अपने देश के शत्रुओं से मिलूंगा। मैं उन्हें परास्त करूंगा। युद्ध का मैदान, क्योंकि मैं बेहतर प्रशिक्षित हूं और अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। समर्पण कोई रेंजर शब्द नहीं है। मैं किसी गिरे हुए साथी को दुश्मन के हाथों में पड़ने के लिए कभी नहीं छोड़ूंगा और किसी भी परिस्थिति में अपने देश को शर्मिंदा नहीं करूंगा। मैं रेंजर उद्देश्य पर लड़ने और मिशन को पूरा करने के लिए आवश्यक आंतों की दृढ़ता को आसानी से प्रदर्शित करूंगा, हालांकि मैं अकेला जीवित बचा हूं। रेंजर नेतृत्व करेंगे। मैंने सभी 6 श्लोक पढ़े और उसके बाद उसने अविश्वास में अपना सिर हिलाया और आखिरी बार हंसने का आदर्श तरीका सोचा। बधाई हो गोगिंस, उन्होंने कहा, अब आप प्रथम सार्जेंट हैं। उसने मुझे वहीं मेरी पलटन के सामने अवाक छोड़ दिया। अब यह मेरा काम था कि हम अपनी पलटन को इधर उधर घुमाएं और यह सुनिश्चित करें कि हर आदमी हमारे सामने आने वाली किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहे। मैं कुछ हद तक बॉस, कुछ हद तक बड़ा भाई और पूर्णकालिक अर्ध प्रशिक्षक बन गया। रेंजर स्कूल में स्नातक होने के लिए खुद को तैयार करना काफी कठिन है। अब मुझे 100 आदमियों की देखभाल करनी थी और यह सुनिश्चित करना था कि वे भी अपना काम एक साथ करें। इसके अलावा मुझे अभी भी बाकी सभी लोगों की तरह समान विकास से गुजरना पड़ा, लेकिन वह आसान हिस्सा था और वास्तव में मुझे आराम करने का मौका मिला। मेरे लिए शारीरिक सजा प्रबंधनीय से कहीं अधिक थी, लेकिन उन शारीरिक कार्यों को पूरा करने का मेरा तरीका बदल गया था। BUDS में मैं हमेशा अपने नाव दल का नेतृत्व करता था, अक्सर कठिन प्रेम के साथ, लेकिन आम तौर पर मुझे इसकी परवाह नहीं होती थी कि अन्य नाव दल के लोग कैसा कर रहे हैं या यदि वे छोड़ देते हैं। इस बार मैं सिर्फ बाहर नहीं निकल रहा था, मैं सबका ख्याल भी रख रहा था। अगर मैंने किसी को नेविगेशन, गश्त, दौड़ते रहने या पूरी रात जागते रहने में परेशानी होती देखी, तो मैंने यह सुनिश्चित किया कि हम सभी मदद के लिए एक साथ आएं। हर कोई नहीं चाहता था। प्रशिक्षण इतना कठिन था कि जब कुछ लोगों को ग्रेड दिए जाने का समय नहीं था, तो उन्होंने न्यूनतम प्रयास किया और आराम करने और छिपने के अवसर ढूंढे। रेंजर स्कूल में अपने 59 दिनों में मैं 1 सेकंड के लिए भी समुद्र तट पर नहीं गया। मैं एक सच्चा नेता बन रहा था। कुछ लोगों ने मेरी बात सुनी, उत्तर की ओर पेड़ों की कतार से बाहर निकल आए और खड़े हो गए। फिर एक और आदमी पूर्व की ओर उभरा और दूसरा दक्षिण की ओर ढलान के किनारे पर। वे सभी कांप रहे थे, अपने पतले पोंचो लाइनर में लिपटे हुए। उनमें से कोई भी वहां रहना नहीं चाहता था, लेकिन वे उठे और अपना कर्तव्य निभाया। रेंजर स्कूल के इतिहास में सबसे क्रूर तूफानों में से एक के बावजूद हमने तब तक पूरी परिधि बनाए रखी जब तक कि प्रशिक्षकों ने हमें ठंड से बचने के लिए रेडियो पर नहीं भेजा। अक्षरशः उन्होंने एक सर्कस का तंबू लगाया। जब तक तूफान गुजर नहीं गया तब तक हम दाखिल हुए और रुके रहे। रेंजर स्कूल में अंतिम सप्ताह को फ्लोरिडा चरण कहा जाता है, एक 10 दिवसीय FTX जिसमें 50 पुरुष एक इकाई के रूप में पैनहैंडल, GPS बिंदु दर GPS बिंदु पर नेविगेट करते हैं। इसकी शुरुआत एक विमान से 1500 फीट की ऊंचाई पर फोर्ट वाल्टन बीच के पास ठंडे दलदली भूमि में स्थिर लाइन जंप के साथ हुई। हमने नदियों को पार किया और तैरकर पार किया, रस्सी के पुल बनाए और अपने हाथों और पैरों से दूसरी ओर वापस चले गए। हम सूखे नहीं रह सकते थे और पानी का तापमान उच्च 30 और निम्न 40 के बीच था। हम सभी ने यह कहानी सुनी होगी कि 1994 की सर्दियों के दौरान इतनी ठंड पड़ी कि फ्लोरिडा चरण के दौरान हाइपोथर्मिया से 4 संभावित रेंजरों की मृत्यु हो गई। समुद्र तट के पास होने से, मेरे पागलपन का जमाव हो जाने से मुझे हेल वीक की याद आ गई। जब भी हम रुकते थे,
लोग पागल हो जाते थे और जोर जोर से धक्का मुक्की करते थे, लेकिन हमेशा की तरह मैंने कड़ी मेहनत की और कोई कमजोरी दिखाने से इनकार कर दिया। इस बार यह हमारे प्रशिक्षकों की आत्मा लेने के बारे में नहीं था। यह उन लोगों को साहस देने के बारे में था जो संघर्ष कर रहे थे। अगर मेरे एक आदमी को रस्सी के पुल को बांधने में मदद करनी पड़े तो मैं 6 बार नदी पार कर सकता हूँ। जब तक वे रेंजर अधिकारियों के सामने अपना मूल्य साबित नहीं कर लेते, मैं उन्हें चरण दर चरण प्रक्रिया में ले जाऊंगा। हम बहुत कम सोते थे और भी कम खाते थे और लगातार टोही कार्यों को अंजाम देते थे। रास्ते के बिंदुओं पर हमला करते थे, पुल और हथियार स्थापित करते थे और घात लगाने की तैयारी करते थे, जबकि बारी बारी से 50 लोगों के एक समूह का नेतृत्व करते थे। वे लोग थके हुए, भूखे, ठंडे, निराश थे और वे अब वहां नहीं रहना चाहते थे। अधिकांश अपने अंतिम छोर पर थे, उनका 100%। मैं भी वहां पहुंच रहा था, लेकिन जब नेतृत्व करने की मेरी बारी नहीं थी, तब भी मैंने मदद की, क्योंकि रेंजर स्कूल के 69 दिनों में मैंने सीखा कि यदि आप खुद को एक नेता कहलाना चाहते हैं, तो इसके लिए यही करना होगा। एक सच्चा नेता थका हुआ रहता है, अहंकार से घृणा करता है और कभी भी सबसे कमजोर कड़ी को तुच्छ नहीं समझता। वह अपने लोगों के लिए लड़ते हैं और उदाहरण पेश करके नेतृत्व करते हैं। असामान्य के बीच असामान्य होने का यही मतलब है। इसका मतलब था सर्वश्रेष्ठ में से एक होना और अपने लोगों को भी उनका सर्वश्रेष्ठ ढूंढने में मदद करना। यह एक ऐसा सबक था जिसे मैं और अधिक गहराई तक ले जाना चाहता था, क्योंकि कुछ ही हफ्तों में मुझे नेतृत्व विभाग में चुनौती दी जाएगी और मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा। रेंजर स्कूल इतना मांग वाला था और मानक इतने ऊंचे थे कि 308 उम्मीदवारों की एक कक्षा से केवल 96 पुरुष स्नातक हुए और उनमें से अधिकांश ब्रावो पल्टन से थे। मुझे एनलिस्टेड ऑनर मैन से सम्मानित किया गया और 100% सहकर्मी मूल्यांकन प्राप्त हुआ। मेरे लिए इसका मतलब और भी अधिक था, क्योंकि मेरे सहपाठियों, मेरे साथी नकलची ने कठोर परिस्थितियों में मेरे नेतृत्व को महत्व दिया था और दर्पण में एक नजर से पता चला कि वे परिस्थितियां कितनी कठोर थीं। रेंजर स्कूल में सूचीबद्ध ऑनर मैन होने का प्रमाण पत्र। रेंजर स्कूल में मेरा 56 पाउंड वजन कम हुआ। मैं मौत की तरह लग रहा था। मेरे गाल पिचक गए थे। मेरी आंखें खराब हो गईं। मेरे पास कोई बाइसेप्स मांसपेशी नहीं बची थी। हम सभी क्षीण हो गए थे। लोगों को ब्लॉक से नीचे भागने में परेशानी हुई। जो पुरुष एक बार में 40 पुलअप कर सकते थे, उन्हें अब एक भी पुलअप करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सेना को इसकी उम्मीद थी और हमारे परिवारों के जश्न मनाने के लिए उड़ान भरने से पहले हमें मोटा करने के लिए फ्लोरिडा चरण के अंत और स्नातक स्तर की पढ़ाई के बीच 3 दिन निर्धारित किए गए थे। जैसे ही अंतिम FTX बुलाया गया, हम सीधे चाउ हॉल की ओर चल पड़े। मैंने अपनी ट्रे में डोनट्स, फ्राइज और चीज़बर्गर भर दिए और दूध की मशीन ढूंढने लगा। जब मैं बेहोश हो जाता था तो उन सभी चॉकलेट शेक को पीने के बाद मेरा शरीर लैक्टोज असहिष्णु हो गया था और मैंने कई वर्षों से डेयरी उत्पादों को नहीं छुआ था। लेकिन उस दिन मैं एक छोटे बच्चे की तरह था, एक गिलास दूध के लिए अपनी आदिम लालसा को दबाने में असमर्थ था। मुझे दूध की मशीन मिली। मैंने लीवर को नीचे खींचा और देखता रह गया। मैं भ्रमित हो गया, जैसे कि वह पनीर की तरह मोटा निकला। मैंने कंधे उचकाए और सूंघा। इसमें हर तरह की गलत गंध आ रही थी, लेकिन मुझे याद है कि उस खराब हो चुके दूध को ऐसे पिया जैसे वह मीठी चाय का ताजा गिलास हो। एक और विशेष बल स्कूल के सौजन्य से, जिसने हमें बहुत कुछ झेला। अंत में जो कोई भी बच गया, वह उनके ठंडे गिलास के लिए आभारी था, खराब दूध का। अधिकांश लोग रेंजर स्कूल से ठीक होने और अपना वजन वापस बढ़ाने के लिए कुछ सप्ताह की छुट्टी लेते हैं।
ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। ग्रेजुएशन के दिन वैलेंटाइन डे पर मैं अपनी दूसरी पलटन से मिलने के लिए कोरोनाडो गया। एक बार फिर मैंने अंतराल समय की कमी को असामान्य होने के अवसर के रूप में देखा। ऐसा नहीं है कि कोई और देख रहा था, लेकिन जब मानसिकता की बात आती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोगों का ध्यान कहाँ है। मेरे पास जीने के लिए अपने स्वयं के असामान्य मानक थे। BUDS से लेकर रेंजर स्कूल तक सील्स में मेरे द्वारा किए गए हर पड़ाव पर मुझे एक सख्त कमीने के रूप में जाना जाता था, और जब मेरी दूसरी पलटन में OIC ने मुझे PT का प्रभारी बनाया तो मुझे प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि इसने मुझे बताया कि एक बार फिर मैं उन लोगों के एक समूह के साथ उतरा हूं जिन्हें बाहर निकलने और बेहतर होने के लिए प्रेरित किया गया था। प्रेरित होकर मैंने अपने दिमाग को यह सोचने के लिए झुकाया कि हम लड़ाई के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तैयार। इस बार हम सभी जानते थे कि हम इराक में तैनात होंगे, और मैंने लड़ाई में सबसे कठिन सील प्लाटून बनने में हमारी मदद करने को अपना मिशन बना लिया। वह एक ऊंची पट्टी थी जिसे मूल नेवी सील किंवदंती द्वारा स्थापित किया गया था, जो अभी भी मेरे दिमाग में एक लंगर की तरह गहराई में बसी हुई है। हमारी किंवदंती ने सुझाव दिया कि हम उन पुरुषों में से थे जो सोमवार को 5 मील तैरते थे, मंगलवार को 20 मील दौड़ते थे और बुधवार को 14,000 फुट ऊंची चोटी पर चढ़ते थे, और मेरी उम्मीदें आसमान छू रही थीं। पहले सप्ताह के लिए लोग सुबह 5 बजे दौड़ने या 12 मील की दौड़ के लिए एकत्र हुए। उसके बाद ओकोर्स के माध्यम से एक चक्कर लगाया। हमने बरम के ऊपर लकड़ियां ढोई और सैकड़ों पुशअप्स मारे। मैंने हमसे कठिन बकवास, असली बकवास वर्कआउट करवाया जिसने हमें सील बना दिया। प्रत्येक दिन वर्कआउट पिछले से अधिक कठिन था, और 1 या 2 सप्ताह के दौरान इससे लोग थक गए। विशेष ऑप्स में प्रत्येक अल्फा पुरुष अपने हर काम में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है, लेकिन मेरे नेतृत्व में PT के साथ वे हमेशा सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने उन्हें कभी छुट्टी नहीं दी। हम सब टूट रहे थे और कमजोरी दिखा रहे थे। यही विचार था, लेकिन वे हर दिन इस तरह चुनौती नहीं पाना चाहते थे। दूसरे सप्ताह के दौरान उपस्थिति को हरी झंडी दिखाई गई और OIC और हमारी पलटन के प्रमुख मुझे एक तरफ ले गए। देखो यार, हमारे OIC ने कहा, यह बेवकूफी है। हम क्या कर रहे हैं? चीफ ने कहा, अब हम BUDS में नहीं हैं, गोगिंस। मेरे लिए यह बर्ड एस में होने के बारे में नहीं था। यह सील लोकाचार को जीने और हर दिन ट्राइडेंट अर्जित करने के बारे में था। ये लोग अपनी खुद की PT करना चाहते थे, जिसका आम तौर पर मतलब जिम जाना और बड़ा बनना था। उन्हें शारीरिक रूप से दंडित होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और निश्चित रूप से मेरे मानक को पूरा करने के लिए दबाव डाले जाने में भी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी प्रतिक्रिया से मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए था, लेकिन इससे मुझे निश्चित रूप से निराशा हुई और उनके नेतृत्व के प्रति मेरा सारा सम्मान खत्म हो गया। मैं समझ गया कि हर कोई अपने पूरे करियर में जानवरों की तरह काम नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं भी वह बकवास नहीं करना चाहता था। लेकिन जिस बात ने मेरे और उस पलटन के लगभग सभी लोगों के बीच दूरी पैदा कर दी, वह यह थी कि मैंने आराम की अपनी इच्छा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं और अधिक खोजने के लिए, खुद से युद्ध करने के लिए दृढ़ था, क्योंकि मेरा मानना था कि BUDS मानसिकता बनाए रखना और हर दिन खुद को साबित करना हमारा कर्तव्य था। नेवी सील्स को दुनिया भर में सम्मानित किया जाता है और माना जाता है कि वे भगवान द्वारा बनाए गए सबसे कठोर व्यक्ति हैं, लेकिन उस बातचीत से मुझे एहसास हुआ कि यह हमेशा सच नहीं था। मैं अभी रेंजर स्कूल से आया हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ किसी के पास कोई रैंक नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई जनरल क्लास में था तो वह वही कपड़े पहने होता जो हम सभी को पहनने होते थे,
बुनियादी प्रशिक्षण के पहले दिन एक सूचीबद्ध व्यक्ति के कपड़े। हम सभी पुनर्जन्म लेने वाले भुनगे थे, जिनका न कोई भविष्य था और न ही कोई अतीत, शून्य से शुरुआत। मुझे वह अवधारणा पसंद आई क्योंकि इससे यह संदेश गया कि हमने बाहरी दुनिया में चाहे कुछ भी हासिल किया हो, जहां तक रेंजर्स का सवाल है तो हम बेकार नहीं हैं। और मैंने अपने लिए उस रूपक का दावा किया, क्योंकि यह हमेशा और हमेशा के लिए सच है। चाहे आप या मैं खेल, व्यवसाय या जीवन में कुछ भी हासिल करें, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। जीवन बहुत गतिशील खेल है। हम या तो बेहतर हो रहे हैं या हम बदतर होते जा रहे हैं। हाँ, हमें अपनी जीत का जश्न मनाने की जरूरत है। जीत में वह शक्ति होती है जो परिवर्तनकारी होती है, लेकिन हमारे जश्न के बाद हमें इसे कम करना चाहिए, नए प्रशिक्षण नियमों, नए लक्ष्यों का सपना देखना चाहिए और अगले ही दिन शून्य से शुरुआत करनी चाहिए। मैं हर दिन ऐसे उठता हूँ जैसे कि मैं BUDS में वापस आ गया हूँ। पहला दिन, पहला सप्ताह। शून्य से शुरू करना एक मानसिकता है जो कहती है कि मेरा रेफ्रिजरेटर कभी नहीं भरता है और यह कभी नहीं भरेगा। हम हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत और अधिक चुस्त बन सकते हैं। हम हमेशा अधिक सक्षम और अधिक विश्वसनीय बन सकते हैं। चूंकि ऐसा है तो हमें कभी भी यह महसूस नहीं करना चाहिए कि हमारा काम पूरा हो गया है। करने को हमेशा कुछ न कुछ होता है। क्या आप एक अनुभवी स्कूबा गोताखोर हैं? बढ़िया, अपना गियर छोड़े, गहरी सांस लें और 100 फुट के स्वतंत्र गोताखोर बने। क्या आप एक बदमाश ट्रायथलीट हैं? बढ़िया, चट्टानों पर चढ़ना सीखें। क्या आप बेहद सफल करियर का आनंद ले रहे हैं? अद्भुत, कोई नई भाषा या कौशल सीखें। दूसरी डिग्री प्राप्त करें। हमेशा अज्ञानता को अपनाने और कक्षा में फिर से मूर्ख बनने के लिए तैयार रहें, क्योंकि यही आपके ज्ञान के भंडार और कार्य के विस्तार का एकमात्र तरीका है। यह आपके दिमाग का विस्तार करने का एकमात्र तरीका है। मेरी दूसरी पलटन के दूसरे सप्ताह के दौरान मेरे चीफ और OIC ने अपने कार्ड दिखाए। यह सुनना विनाशकारी था कि उन्हें यह महसूस नहीं हुआ कि हमें हर दिन अपना रुतबा अर्जित करने की जरूरत है। निश्चित रूप से जिन लोगों के साथ मैंने वर्षों तक काम किया, वे सभी अपेक्षाकृत मेहनती और अत्यधिक कुशल लोग थे। उन्होंने नौकरी की चुनौतियों, भाईचारे और सुपरस्टार की तरह व्यवहार किए जाने का आनंद लिया। वे सभी सील बनना पसंद करते थे, लेकिन कुछ को शून्य से शुरुआत करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि दुर्लभ हवा में सांस लेने की योग्यता हासिल करने से ही वे पहले से ही संतुष्ट थे। अब यह सोचने का एक बहुत ही सामान्य तरीका है। दुनिया में अधिकांश लोग, यदि वे कभी भी स्वयं को आगे बढ़ाते हैं, तो केवल इतनी ही दूरी तक खुद को आगे बढ़ाने के इच्छुक होते हैं। एक बार जब वे एक आरामदायक पठार पर पहुंच जाते हैं, तो वे आराम से आराम करते हैं और अपने पुरस्कारों का आनंद लेते हैं। लेकिन उस मानसिकता के लिए एक और वाक्यांश है। इसे नरम होना कहते हैं और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। जहाँ तक मेरा सवाल था, मुझे अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी थी, और जब पलटन के बाकी लोगों ने मेरे कस्टम मेड हेलस्केप से बाहर निकलने का विकल्प चुना, तो मेरे कंधे पर चिप और भी बड़ी हो गई। मैंने अपने वर्कआउट को तेज कर दिया और कसम खाई कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि इससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। PT के प्रमुख के रूप में यह मेरे कार्य विवरण में नहीं था। मुझे लोगों को और अधिक देने के लिए प्रेरित करना था। इसके बजाय मैंने वह देखा जिसे मैं एक बड़ी कमजोरी मानता था और उन्हें बता दिया कि मैं प्रभावित नहीं था। एक छोटे से सप्ताह में मेरा नेतृत्व उस स्थान से कई वर्ष पीछे चला गया जहां मैं रेंजर स्कूल में था। मैंने अपनी स्थितिजन्य जागरूकता,
से संपर्क खो दिया और अपनी पलटन के लोगों का पर्याप्त सम्मान नहीं किया। एक नेता के रूप में मैं अपना रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा था और वे इसके खिलाफ हो गए। अधिकारियों समेत किसी ने 1 इंच भी नहीं दिया। मेरा मानना है कि हम सभी ने कम से कम प्रतिरोध का रास्ता अपनाया। मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि शारीरिक रूप से मैं पहले से कहीं अधिक कठिन हो रहा था और मेरे साथ एक लड़का था। स्लेज एक सख्त कमीने व्यक्ति था जो सैन बर्नार्डिनो में पला बढ़ा था। वह एक फायर फाइटर और सचिव का बेटा था और मेरी तरह उसने तैराकी परीक्षा पास करने और BUD/S के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए खुद को तैरना सिखाया। वह केवल 1 वर्ष बड़ा था लेकिन पहले से ही अपनी चौथी पलटन में था। वह अत्यधिक शराब पीने वाला भी था। उसका वजन थोड़ा अधिक था और वह अपना जीवन बदलना चाहता था। प्रमुख OIC और मेरे बीच बातचीत के अगले दिन सुबह 5 बजे स्लेज चलने के लिए तैयार हो गया। मैं सुबह 4:30 बजे से वहां था और पहले से ही पसीने का झाग बना हुआ था। आप वर्कआउट के साथ जो कर रहे हैं वह मुझे पसंद है, उन्होंने कहा, और मैं उन्हें करना जारी रखना चाहता हूँ। ठीक है। तब से चाहे हम कहीं भी तैनात हों, चाहे वह कोरोनाडो, नीलैंड या इराक हो, हम हर सुबह वहां पहुंचते थे। हम सुबह 4 बजे मिलेंगे और वहां पहुंचेंगे। कभी कभी इसका मतलब ओकोर्स से टकराने से पहले तेज गति से पहाड़ के किनारे दौड़ना और समुद्र तट के ऊपर और नीचे लकड़ियां ले जाना होता था। BUD/S में आमतौर पर 6 आदमी उन लकड़ियों को ले जाते थे। हमने इसे सिर्फ हम दोनों के साथ किया। एक और दिन हमने पुलअप पिरामिड को हिलाया, एक के सेट को मारते हुए 20 तक, और फिर एक पर वापस आ गए। हर दूसरे सेट के बाद हम 40 फीट ऊंची रस्सी पर चढ़ते थे। नाश्ते से पहले 1000 पुलअप हमारा नया मंत्र बन गया। सबसे पहले स्लेज को 10 पुलअप के एक सेट में रॉक करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कुछ ही महीनों में उसका वजन 35 पाउंड कम हो गया और वह 10 के 100 सेट तक पहुंच गया। इराक में लंबे समय तक दौड़ना असंभव था, इसलिए हम वेट रूम में रहते थे। हमने सैकड़ों डेडलिफ्ट किए और हिप स्लेज पर घंटों बिताए। हम ओवर ट्रेनिंग से कहीं आगे निकल गए। हमें मांसपेशियों की थकान या टूटने की परवाह नहीं थी क्योंकि एक निश्चित बिंदु के बाद हम अपने शरीर को नहीं बल्कि अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर रहे थे। मेरे वर्कआउट हमें तेज धावक बनाने या मिशन पर सबसे मजबूत आदमी बनने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। मैं हमें यातना सहने का प्रशिक्षण दे रही थी ताकि हम बेहद असुविधाजनक वातावरण में निश्चिंत रहें। और समय समय पर चीजें असहज हो गईं। हमारी पलटन के भीतर स्पष्ट विभाजन, स्लेज और मैं बनाम बाकी सभी के बावजूद हमने इराक में एक साथ मिलकर अच्छा काम किया। हालांकि ड्यूटी से बाहर हम दोनों कौन बन रहे थे और मैं अपने पलटन के लोगों के बारे में क्या सोचता था के बीच एक बड़ी खाई थी और मेरी निराशा दिखाई दी। मैंने अपना घटिया रवैया कफन की तरह पहना हुआ था। इस प्रकार मुझे पलटन उपनाम डेविड लीव मी अलोन गोगिंस मिला और कभी जागने पर मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरी निराशा मेरी अपनी समस्या थी, मेरे साथियों की गलती नहीं। प्लाटून की गतिशीलता को एक तरफ रख दें तो इराक में अभी भी काम करना बाकी था। यह असामान्य के बीच असामान्य बनने का दोष है। आप अपने आप को ऐसे स्थान पर धकेल सकते हैं जो आपके साथ काम करने वाले लोगों की वर्तमान क्षमता या अस्थायी मानसिकता से परे है, और यह ठीक है। बस यह जान लें कि आपकी कथित श्रेष्ठता आपके अपने अहंकार की उपज है, इसलिए उन पर हावी न हो, क्योंकि इससे आपको एक टीम के रूप में या अपने क्षेत्र में एक व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ने में मदद नहीं मिलेगी। इस बात पर क्रोधित होने के बजाय कि आपके सहकर्मी साथ नहीं दे सकते, अपने सहकर्मियों को लेने और उन्हें अपने साथ लाने में मदद करें।
हम सब एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सभी हर समय आराम और प्रदर्शन के बीच, सामान्यता के लिए समझौता करने या अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए कष्ट सहने को तैयार रहने के बीच फंसे हुए हैं। हम प्रत्येक दिन 1 दर्जन या अधिक बार इस प्रकार के निर्णय लेते हैं। पीटी के प्रमुख के रूप में मेरा काम यह मांग करना नहीं था कि मेरे लोग नेवी सील किंवदंती के अनुरूप रहें जो मुझे पसंद था। यह उन्हें खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने में मदद करना था। लेकिन मैंने कभी नहीं सुना और मैंने नेतृत्व नहीं किया। इसके बजाय मुझे गुस्सा आया और मैंने अपने साथियों को दिखाया। 2 साल तक मैंने एक सख्त आदमी की भूमिका निभाई और अपनी मूल गलती को संबोधित करने के लिए शांत दिमाग से कभी एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। मेरे पास उस अंतर को पाटने के अनगिनत अवसर थे जिन्हें मैंने पैदा करने में मदद की थी, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया और इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी। मुझे तुरंत इसका कोई एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मेरी दूसरी पलटन के बाद मुझे फ्री फॉल स्कूल का आदेश दिया गया, फिर एक आक्रमण प्रशिक्षक बना दिया गया। दोनों पोस्ट मुझे ग्रीन टीम के लिए तैयार करने के लिए निर्धारित थीं। हमले महत्वपूर्ण थे क्योंकि ग्रीन टीम से बाहर होने वाले अधिकांश लोगों को खराब घरेलू रन के कारण बर्खास्त कर दिया जाता है। इमारतों को साफ करते समय वे बहुत धीमी गति से चलते हैं, बहुत आसानी से उजागर हो जाते हैं या तेज हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं और अंत में अनुकूल लक्ष्यों पर गोली चला देते हैं। उन कौशलों को सिखाने से मैं सीमित वातावरण में नैदानिक, गुप्त और शांत हो गया और मुझे उम्मीद थी कि मुझे किसी भी दिन डैमनेक, वर्जीनिया में देवगिरी के साथ प्रशिक्षण के लिए मेरे आदेश प्राप्त होंगे, लेकिन वे कभी नहीं आए। मेरे साथ स्क्रीनिंग में धमाल मचाने वाले अन्य 2 लोगों को उनके ऑर्डर मिल गए। मेरा तो बुरा हाल हो गया। मैंने डैमनेक में नेतृत्व को बुलाया। उन्होंने मुझे फिर से स्क्रीनिंग करने के लिए कहा और तभी मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ है। मैंने उस प्रक्रिया के बारे में सोचा जिससे मैं गुजरा हूँ। क्या मुझे सचमुच बेहतर करने की उम्मीद थी? मैंने वह गंदगी पी ली। लेकिन फिर मुझे वास्तविक साक्षात्कार याद आया, जो अच्छे पुलिस वाले बुरे पुलिस वाले की भूमिका निभा रहे 2 लोगों के साथ एक पूछताछ की तरह महसूस हुआ। उन्होंने मेरे कौशल या नौसेना संबंधी जानकारी की जांच नहीं की। उनके 85% प्रश्नों का मेरी कार्य करने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं था। उस साक्षात्कार का अधिकांश भाग मेरी जाति के बारे में था। हम अच्छे पुराने लड़कों का एक समूह हैं, उनमें से एक ने कहा, और हमें यह जानने की जरूरत है कि आप काले चुटकुले सुनने को कैसे संभालेंगे, भाई। उनके अधिकांश प्रश्न उसी विषय पर भिन्न थे और इन सब के बीच मैं मुस्कुराया और सोचा, जब मैं यहाँ सबसे खराब कमीने व्यक्ति बनूंगा तो तुम गोरे लड़के कैसा महसूस करोगे। लेकिन यह वह नहीं है जो मैंने कहा था, और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मैं ऐसा कह रहा था भयभीत या असहज। उस साक्षात्कार में मैं सेना में कहीं भी रहने की तुलना में अधिक घर पर था, क्योंकि मेरे जीवन में पहली बार यह खुलकर सामने आया था। वे यह दिखावा करने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि दुनिया के सबसे सम्मानित सैन्य संगठन में केवल मुट्ठी भर काले लोगों में से एक होने के नाते चुनौतियों का अपना अनूठा सेट नहीं था। एक व्यक्ति अपनी आक्रामक मुद्रा और लहजे से मुझे चुनौती दे रहा था, दूसरे व्यक्ति ने इसे शांत रखा, लेकिन वे दोनों वास्तविक थे। देवगिरी में पहले से ही 2 या 3 अश्वेत लोग थे और वे मुझे बता रहे थे कि उनके आंतरिक घेरे में प्रवेश के लिए कुछ नियमों और शर्तों पर मेरे हस्ताक्षर करना आवश्यक है। और एक खराब तरीके से मुझे वह संदेश और उसके साथ आई चुनौती बहुत पसंद आई। सील्स के भीतर देवगिरी एक कठोर गधा विद्रोही दल था और वे चाहते थे कि यह इसी तरह बना रहे। वे किसी को सभ्य नहीं बनाना चाहते थे। वे विकसित होना या बदलना नहीं चाहते थे।
और मुझे पता था कि मैं कहाँ था और मैं खुद को किसमें फंसा रहा था। यह दल सबसे खतरनाक टिप ऑफ द स्पीयर मिशन के लिए जिम्मेदार था। यह एक श्वेत व्यक्ति का अंडरवर्ल्ड था और इन लोगों को यह जानने की जरूरत थी कि अगर कोई मेरे साथ जुदाई करना शुरू कर दे तो मैं कैसा व्यवहार करूंगा। उन्हें आश्वासन की आवश्यकता थी कि मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकूं, और एक बार जब मैंने उनकी भाषा को बड़े उद्देश्य में समझ लिया तो मैं उनके कृत्य से नाराज नहीं हो सकता था। देखो, मैंने अपने पूरे जीवन में नस्लवाद का अनुभव किया है, मैंने उत्तर दिया, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप में से कोई भी मुझसे कह सके जो मैंने पहले 20 बार नहीं सुना है। लेकिन तैयार रहें, क्योंकि मैं सीधे तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। उस समय उन्हें इसकी ध्वनि पसंद आ रही थी। समस्या यह है कि जब आप एक अश्वेत व्यक्ति होते हैं और इसे वापस दे देते हैं तो आमतौर पर यह उतना अच्छा नहीं होता है। मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि मुझे ग्रीन टीम के लिए मेरे ऑर्डर क्यों नहीं मिले, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने जीवन के सभी परिवर्तनों को नियंत्रित नहीं कर सकते। यह इस बारे में है कि हम रद्द किए गए या हमारे सामने प्रस्तुत किए गए अवसरों के साथ क्या करते हैं, जो यह निर्धारित करते हैं कि कहानी का अंत कैसे होगा। सोचने के बजाय मैंने स्क्रीनिंग प्रक्रिया को एक बार कुचल दिया था। मैं इसे दोबारा कर सकता हूँ, मैंने निर्णय लिया। 0 से प्रारंभ करें और इसके बजाय डेल्टा फोर्स सेना के देवगिरी संस्करण को स्क्रीन करें। डेल्टा चयन कठोर है और समूह की मायावी प्रकृति के कारण मैं हमेशा इसमें रुचि रखता था। सील्स के विपरीत आपने डेल्टा के बारे में कभी नहीं सुना होगा। डेल्टा चयन के लिए स्क्रीनिंग में एक IQ परीक्षण, मेरी योग्यता और युद्ध अनुभव और मेरे मूल्यांकन सहित एक संपूर्ण सैन्य बायोडाटा शामिल था। मैंने कुछ ही दिनों में यह सब एक साथ कर लिया, यह जानते हुए कि मैं हर सैन्य शाखा के सर्वश्रेष्ठ लोगों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहा था और केवल क्रीम को ही निमंत्रण दिया जाएगा। मेरे डेल्टा ऑर्डर कुछ ही हफ्तों में आ गए। इसके कुछ ही समय बाद मैं सेना के सबसे अच्छे सैनिकों के बीच एक स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार होकर वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों में उतरा। आश्चर्य की बात है कि डेल्टा 0 में कोई चीख पुकार नहीं थी, कोई मस्टर नहीं था और कोई OIC नहीं था। जो लोग वहां आए थे वे सभी स्वारंभकर्ता थे और हमारे आदेश बैरक में लटके एक बोर्ड पर लिखे हुए थे। 3 दिनों तक हमें परिसर छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई। हमारा ध्यान आराम और अनुकूलन पर था, लेकिन चौथे दिन PT ने बुनियादी स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ शुरुआत की, जिसमें 2 मिनट के पुशअप्स, 2 मिनट के सिटअप्स और एक समयबद्ध 2 मील की दौड़ शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि हर कोई न्यूनतम मानक पूरा करेगा, और जो लोग ऐसा नहीं कर पाए उन्हें घर भेज दिया गया। वहां से चीजें तुरंत और उत्तरोत्तर अधिक कठिन होती गईं। वास्तव में बाद में उसी रात हमने अपना पहला रोड मार्च किया। डेल्टा में हर चीज की तरह आधिकारिक तौर पर दूरी अज्ञात थी, लेकिन मेरा मानना है कि यह शुरू से अंत तक लगभग 18 मील का कोर्स था। जब हम सभी 160 लोग लगभग 40 पाउंड के रुकसैक में बंधे हुए थे, तब ठंड थी और बहुत अंधेरा था। अधिकांश लोगों ने धीमी गति से मार्च करना शुरू किया। वे खुद को गति देने और आगे बढ़ने से संतुष्ट थे। मैंने गर्म उड़ान भरी और पहले क्वार्टर मील में सभी को पीछे छोड़ दिया। मैंने असामान्य होने का एक अवसर देखा और उसका लाभ उठाया, और मैंने किसी अन्य से लगभग 30 मिनट पहले ही काम पूरा कर लिया। डेल्टा सिलेक्शन दुनिया का सबसे अच्छा ओरिएंटेरिंग कोर्स है। अगले 10 दिनों तक हमने सुबह PT की और रात में उन्नत भूमि नेविगेशन कौशल पर काम किया। उन्होंने हमें सिखाया कि मानचित्र पर सड़कों और पगडंडियों के बजाय इलाके को पढ़कर ACB तक कैसे पहुंचा जाए। हमने अंगुलियों और कटों को पढ़ना सीखा, और यदि आप ऊंचे हो जाते हैं तो आप ऊंचे ही बने रहना चाहते हैं।
हमें पानी का पालन करना सिखाया गया। जब आप भूमि को इस तरह से पढ़ना शुरू करते हैं तो आपका नक्शा जीवंत हो जाता है और अपने जीवन में पहली बार मैं उन्मुखीकरण में महान बन गया। हमने दूरी का आकलन करना सीखा और अपने स्वयं के स्थलाकृतिक मानचित्र कैसे बनाएं। सबसे पहले हमें जंगली इलाकों में पीछा करने के लिए एक प्रशिक्षक नियुक्त किया गया था और वे प्रशिक्षक गधे को खींचते थे। अगले कुछ हफ्तों तक हम अकेले थे। तकनीकी रूप से हम अभी भी अभ्यास कर रहे थे, लेकिन हमें वर्गीकृत भी किया जा रहा था और यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी की जा रही थी कि हम सड़कों पर जाने के बजाय क्रॉस कंट्री में जा रहे हैं। यह सब उस क्षेत्र में एक विस्तारित अंतिम परीक्षा के साथ समाप्त हुआ जो 7 दिनों और रातों तक चली अगर हम यहाँ तक भी पहुँचे। यह कोई टीम प्रयास नहीं था। हम में से प्रत्येक को एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक जाने के लिए अपने मानचित्र और कंपास का उपयोग करना था। प्रत्येक स्टॉप पर एक हमवे था और वहां मौजूद कैडर, हमारे प्रशिक्षक और मूल्यांकनकर्ता ने हमारा समय नोट किया और हमें निर्देशांक का अगला सेट दिया। प्रत्येक दिन की अपनी अनूठी चुनौती थी और हम कभी नहीं जानते थे कि परीक्षण पूरा होने से पहले हमें कितने बिंदुओं पर नेविगेट करना होगा। साथ ही एक अज्ञात समय सीमा थी जिसकी जानकारी केवल कैडरों को थी। अंतिम पंक्ति में हमें यह नहीं बताया गया कि हम उत्तीर्ण हुए या अनुत्तीर्ण। इसके बजाय हमें 2 ढके हुए हमवीज में से एक की ओर निर्देशित किया गया। अच्छा ट्रक आपको अगले कैंप तक ले गया। खराब ट्रक वापस बेस पर ले गया, जहां आपको अपना सामान पैक करना था और घर जाना था। ट्रक रुकने तक अधिकांश समय मुझे नहीं पता था कि मैंने इसे पक्का कर लिया है या नहीं। 5वें दिन तक मैं लगभग 30 लोगों में से एक था जो अभी भी डेल्टा फोर्स के लिए विचाराधीन था। केवल 3 दिन बचे थे और मैं हर परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। ड्रॉप डेड समय से कम 90 मिनट पहले आ रहा था। अंतिम परीक्षण भूमि नेविगेशन का 40 मील का बॉल किकर होगा और मैं इसका इंतजार कर रहा था, लेकिन पहले मुझे काम करना था। मैं धोरों में छींटाक्षी करता रहा, ढलान वाले जंगलों में घूमता रहा और रिजलाइनों के साथ बिंदु दर बिंदु घूमता रहा जब तक कि अकल्पनीय घटित नहीं हो गया। मैं खो गया। मैं गलत कगार पर था। मैंने अपने मानचित्र और कंपास की दोबारा जांच की और सही दिशा में दक्षिण की ओर एक घाटी में देखा। ठीक है। पहली बार घड़ी एक कारक बनी। मुझे ड्रॉप डेड टाइम का पता नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि मैं इसे करीब से काट रहा हूँ, इसलिए मैं एक खड़ी खड्ड से तेजी से नीचे चला गया, लेकिन अपना पैर खो बैठा। मेरा बायां पैर 2 पत्थरों के बीच फंस गया। मैंने अपना टखना पलटा और महसूस किया कि वह चटक गया है। दर्द तत्काल था। मैंने अपनी घड़ी की जांच की, अपने दांत पीस लिए और जितनी जल्दी हो सके अपने बूट को कस लिया। फिर एक खड़ी पहाड़ी पर सही ढलान पर चढ़ गया। समापन के अंतिम चरण में मेरा टखना इतनी बुरी तरह फट गया कि मुझे अपना जूता खोलना पड़ा। दर्द से राहत पाने के लिए मैं धीमी गति से आगे बढ़ा, आश्वस्त था कि मुझे घर भेज दिया जाएगा। मैं गलत था। मेरी हमवी ने हमें डेल्टा सिलेक्शन के दूसरे से आखिरी बेस कैंप में उतार दिया, जहां मैंने पूरी रात अपने टखने पर बर्फ लगाई, यह जानते हुए कि मेरी चोट के कारण अगले दिन का भूमि नेविगेशन परीक्षण संभवतः मेरी क्षमता से परे था। लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। मैंने दिखाया, मिश्रण में बने रहने के लिए संघर्ष किया, लेकिन शुरुआती चौकियों में से एक पर अपना समय चूक गया और वह यही थी। मैंने अपना सिर नहीं लटकाया क्योंकि चोटें लगती रहती हैं। मैंने इसे वह सब कुछ दिया जो मेरे पास था, और जब आप इस तरह व्यवसाय संभालते हैं तो आपके प्रयास पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। डेल्टा कैडर रोबोट की तरह हैं। पूरे चयन के दौरान उन्होंने कोई व्यक्तित्व नहीं दिखाया,
लेकिन जब मैं परिसर छोड़ने के लिए तैयार हो रहा था, प्रभारी अधिकारियों में से एक ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया। गोगिंस, उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, तुम एक स्टड हो। हम चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं, वापस आएं और पुनः प्रयास करें। हमें विश्वास है कि आप किसी दिन डेल्टा फोर्स में एक महान सदस्य बनेंगे। लेकिन जब मैं अपनी दूसरी हृदय सर्जरी से एनेस्थीसिया के बादल में आया था, मैंने अपने दाहिने कंधे पर आईवी ड्रिप की ओर देखा और अपनी नसों में प्रवाह का अनुसरण किया। मैं चिकित्सा संबंधी दिमाग से जुड़ा हुआ था। बीपिंग हार्ट मॉनिटर मेरी समझ से परे भाषा में कहानी बताने के लिए रिकॉर्ड किए गए डेटा पर नजर रखता है। यदि मैं धारा प्रवाह होता तो शायद मुझे पता होता कि क्या मेरा दिल अंतःपूर्ण था। अगर कभी कोई किसी दिन होता। मैंने अपना हाथ अपने दिल पर रखा, अपनी आंखें बंद कर ली और सुराग सुनने लगा। डेल्टा छोड़ने के बाद मैं सील टीमों में वापस चला गया और मुझे एक योद्धा के बजाय एक प्रशिक्षक के रूप में भूमि युद्ध का काम सौंपा गया। सबसे पहले मेरा मनोबल टूटा। जिन लोगों में मेरे कौशल, प्रतिबद्धता और एथलेटिक क्षमता की कमी थी, वे 2 देशों में मैदान में थे और मैं किसी आदमी की भूमि में बंधा हुआ था। सोच रहा था कि यह सब इतनी जल्दी कैसे खराब हो गया। ऐसा लगा जैसे मैं किसी शीशे की छत से टकरा गया हूँ। लेकिन क्या यह हमेशा से वहाँ था या क्या मैंने इसे स्वयं ही अपनी जगह पर खिसका दिया था? सच्चाई कहीं बीच में थी। ब्राजील, इंडियाना में रहते हुए मुझे एहसास हुआ कि पूर्वाग्रह हर जगह है। इसका एक अंश प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक संगठन में है, और यदि आप भी हैं, केवल किसी भी स्थिति में यह आपको तय करना है कि आप इसे कैसे संभालेंगे, क्योंकि आप इसे दूर नहीं कर सकते। वर्षों तक मैंने इसका उपयोग खुद को ईंधन देने के लिए किया, क्योंकि अस्तित्व में बहुत शक्ति है। केवल यह आपको अनुचित जांच के बावजूद अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करने और खुद पर विश्वास करने के लिए मजबूर करता है। की डिग्री बढ़ जाती है। कठिनाई जो हर सफलता को और अधिक मधुर बना देती है। इसीलिए मैं लगातार अपने आप को उन स्थितियों में रखता हूँ जहाँ मुझे पता था कि मुझे इसका सामना करना पड़ेगा। मैं होने से तंग आ गया। केवल एक कमरे में मैं युद्ध को लोगों तक लाया और अपनी उत्कृष्टता को छोटे दिमागों में फूटते देखा। मैं आराम से बैठकर अपने अस्तित्व के बारे में नहीं रोता। केवल मैंने कार्रवाई की, कहा कि जाओ अपने आप को चोदो और उन दीवारों को उड़ाने के लिए अपने सभी पूर्वाग्रहों को डायनामाइट की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन उस तरह का कच्चा माल आपको जीवन में केवल इतना ही आगे तक ले जाएगा। मैं इतना संघर्षशील था कि मैंने रास्ते में अनावश्यक दुश्मन बना लिए, और मेरा मानना है कि इसी कारण शीर्ष सील टीमों तक मेरी पहुंच सीमित हो गई। जब मेरा करियर चौराहे पर था, मेरे पास उन गलतियों पर ध्यान देने का समय नहीं था। मुझे ऊंची जमीन ढूंढनी थी और जो नकारात्मक मैंने बनाया था उसे एक और सकारात्मक में बदलना था। मैंने केवल भूमि युद्ध कर्तव्य को स्वीकार नहीं किया, मैं संभवतः सबसे अच्छा प्रशिक्षक था, और अपने समय पर मैंने अपनी अल्ट्रा खोज शुरू करके अपने लिए नए अवसर बनाए, जिसने मेरे रुके हुए करियर को पुनर्जीवित किया। मैं ठीक रास्ते पर वापस आ गया था जब तक मुझे पता नहीं चला कि मैं टूटे हुए दिल के साथ पैदा हुआ था। फिर भी इसका एक सकारात्मक पक्ष भी था। अपने पोस्ट ऑप अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ मैं बेहोश होता जा रहा था, क्योंकि डॉक्टरों, नर्सों, मेरी पत्नी और माँ के बीच बातचीत सफेद शोर की तरह एक दूसरे में गूंज रही थी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं पूरे समय जाग रहा था, अपने घायल दिल की धड़कन सुन रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था, यह जानते हुए कि आखिरकार मेरे पास निश्चित वैज्ञानिक प्रमाण है कि मैं किसी भी ऐसे मादरचोद की तरह ही असामान्य था जो कभी जीवित रहा हो।
चुनौती 9। यह इस दुनिया में असामान्य कमीने लोगों के लिए है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बार जब वे स्थिति, सम्मान या सफलता के एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाते हैं तो उन्होंने इसे जीवन में हासिल कर लिया है। मैं यहाँ आपको यह बताने के लिए हूँ कि आपको हमेशा और अधिक खोजना होगा। महानता कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार मिल जाए तो हमेशा आपके साथ रहे। वह गंदगी गर्म कड़ाही में तेल की चमक की तरह वाष्पित हो जाती है। यदि आप वास्तव में असामान्य के बीच असामान्य बनना चाहते हैं तो इसके लिए लंबे समय तक महानता बनाए रखने की आवश्यकता होगी। इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहने और अनथीन प्रयास करने की आवश्यकता है। यह आकर्षक लग सकता है, लेकिन इसके लिए आपको सब कुछ देना होगा और फिर कुछ। मेरा विश्वास करें, यह हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक ही फोकस की आवश्यकता होगी और यह आपके जीवन में संतुलन बिगाड़ सकता है। एक सच्चा ओवरअचीवर बनने के लिए यही आवश्यक है, और यदि आप पहले से ही ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो अपने खेल में शीर्ष पर हैं, तो आप अलग दिखने के लिए क्या करने जा रहे हैं? आम लोगों के बीच अलग दिखना और छोटे तालाब में बड़ी मछली बनना आसान है। जब आप भेड़िए से घिरे हुए हों, तो यह बहुत अधिक कठिन कार्य है। इसका मतलब न केवल वार्टन बिजनेस स्कूल में प्रवेश पाना है, बल्कि अपनी कक्षा में एक स्थान प्राप्त करना भी है। इसका मतलब सिर्फ BUD/ACE में स्नातक होना नहीं है, बल्कि आर्मी रेंजर स्कूल में नामांकित ऑनर मैन बनना और फिर बाहर जाकर बैडवाटर खत्म करना है। उस दुर्लभ हवा में अपने सहकर्मियों और टीम के साथियों के आसपास एकत्रित होने वाली आत्मसंतुष्टि को जलाएं। अपने सामने बाधाएं डालना जारी रखें, क्योंकि यहीं आपको वह घर्षण मिलेगा जो आपको और भी मजबूत बनने में मदद करेगा। इससे पहले कि आप इसे जानें, आप अकेले खड़े होंगे। कैंथर टमी अनकॉमन मॉन्स्ट अनकॉमन।